नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय क्या है, विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है और क्रेता और विक्रेता के दायित्व और अधिकार क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए जानें संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, जिसके बदले में एक ऐसी कीमत जो दी जा चुकी हो या दी जानी है या जिसके दिए जाने का वचन किया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो, विक्रय कहलाएगा। आइए जानें विक्रय कैसे किया जाता है। अधिनियम की धारा 54 में विक्रय कैसे किया जाता है, इसका तरीका बताया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ एक ऐसा अंतरण 100 रुपये या अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है। 100 रुपये की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में विक्रय का ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा दिया जाता है। विक्रय के लिए संविदा। अचल संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसके अंतर्गत उस अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुए शर्तों पर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्व। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो कि निम्न है। पहला पक्षकार, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा कीमत या प्रतिफल, चौथा स्वामित्व का अंतरण। इन सभी को विस्तार से समझें ताकि विक्रय के आवश्यक तत्वों की जानकारी अच्छे से हो सके। तो आइए जानें पहला पॉइंट, पक्षकार। विक्रय का प्रथम प्रमुख आवश्यक तत्व उसके पक्षकार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विक्रय तभी पूर्ण होगा जब उसमें दो पक्षकार होंगे, जिनमें एक पक्ष क्रेता व दूसरा पक्ष विक्रेता। क्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति को उसकी निश्चित कीमत देकर खरीदता है। वस्तु या संपत्ति की कीमत देने के बाद वह उस वस्तु व संपत्ति का स्वामी बन जाता है और उस वस्तु व संपत्ति के सभी अधिकार उसके पास होते हैं। क्रेता को किसी वस्तु या संपत्ति खरीदने के लिए उसकी वित्तीय क्षमता होना अति आवश्यक होता है, अर्थात क्रेता जो वस्तु या संपत्ति अपनी मर्जी से खरीदता है या खरीदने की इच्छा रखता है, क्या उसके पास उतना पर्याप्त धन है कि वह उस वस्तु या संपत्ति का वास्तविक मूल्य का भुगतान कर सके या भुगतान करने में सक्षम है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति को जो उसके अधिकार व स्वामित्व में होती है उसको बेचता है और उसके बदले में प्रतिफल के रूप में धन प्राप्त करता है। विक्रेता जिस वस्तु या संपत्ति का अंतरण या बिक्री करेगा या करता है, उस वस्तु व संपत्ति में उसका विधिक अधिकार होना चाहिए और विक्रय संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारा जो आवश्यक तत्व है वह है विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय का दूसरा आवश्यक तत्व विक्रय की विषय वस्तु, जिसका विक्रय या अंतरण किया जा सके। ऐसी अचल संपत्ति जो पहचाने जाने योग्य हो, जिसको देखकर यह मालूम किया जा सके कि किस अचल संपत्ति का विक्रय होना है। किसी अचल संपत्ति की पहचान करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक संपत्ति की चौहदी से उस अचल संपत्ति को पहचानना
आसान होगा। यहाँ चौधी से आशय उस संपत्ति की दिशाओं से है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा। इन चारों दिशा में संपत्ति के आसपास क्या स्थित है। नेक्स्ट हमारा तीसरा आवश्यक तत्व है कीमत या प्रतिफल। विक्रय का तीसरा आवश्यक तत्व कीमत या प्रतिफल है। अचल संपत्ति के विक्रय होने से पहले मूल्य का निर्धारण होना अति आवश्यक है। अब किसी अचल संपत्ति के मूल्य का निर्धारण कैसे हो, उसके कई घटक हो सकते हैं, जो कि निम्न है। अचल संपत्ति का मूल्य, पंजीकरण मूल्य या अन्य। चौथा हमारा आवश्यक तत्व जो है स्वामित्व का अंतरण। विक्रय का चौथा आवश्यक तत्व अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, जिसके अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अचल संपत्ति का अंतरण कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रय कैसे किया जाता है, जिसमें संपत्ति के अंतरण का जिक्र किया गया है, जिसके तहत संपत्ति का अंतरण दो तरह से किया जा सकता है। पहला, रजिस्ट्रीकृत विलेख, लिखित विक्रय विलेख। बी, संपत्ति के अंतरण का या परिधान द्वारा। रजिस्ट्रीकृत लिखित विक्रय विलेख ऐसा अंतरण जहां 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। अचल संपत्ति के विक्रय पूर्ण करने के लिए उसका पंजीकरण होना अति आवश्यक है। मूर्त संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है जिसका भौतिक रूप से अंतरण संभव हो, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप, स्कूटर, साइकिल आदि। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, सब पॉइंट, संपत्ति के परिधान द्वारा या अंतरण द्वारा। जहां विक्रय की गई मूर्त अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम है, उस दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाएगा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति को उस संपत्ति पर कब्जा करा दिया जाता है। तत्पश्चात हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत क्रेता और विक्रेता के दायित्व व अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के तहत संविदा न हो तो अचल संपत्ति के क्रेता और विक्रेता के कुछ दायित्व व अधिकार होंगे, जो कि निम्न है। पहला, अधिनियम की धारा 55 उपधारा 1 के तहत विक्रेता का दायित्व होगा, जिससे वह बाध्य है कि वह ए, विक्रय की जाने वाली संपत्ति या विक्रेता उस संपत्ति पर के हक में किसी ऐसी तात्विक कमी हो जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता हो, और ऐसी कमी का पता क्रेता द्वारा मामूली सावधानी से नहीं लगाया जा सकता था, तो ऐसे में विक्रेता का दायित्व है कि वह उस तात्विक कमी को क्रेता के समक्ष प्रकट करे। बी, विक्रय की संपत्ति से संबंधित हक के दस्तावेज जो कि विक्रेता के कब्जे या शक्ति में हो, उन सभी दस्तावेजों को क्रेता के द्वारा प्रार्थना पत्र करने पर परीक्षा करने के लिए पेश करे। सी, विक्रय संपत्ति या उस संपत्ति के हक के बारे में क्रेता द्वारा पूछे गए सभी सुसंगत सवालों के जवाब विक्रेता अपनी पूर्ण जानकारी के आधार पर दे, यह उसका दायित्व है और वह बाध्य भी है। डी, विक्रय संपत्ति की कीमत के संबंध में भुगतान या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करे, जबकि क्रेता उसे उचित समय और स्थान पर निष्पादित के लिए विक्रेता को निवेदित करे। ई, विक्रय संविदा और उस विक्रय संपत्ति के परिधान की तारीखों से बेची गई उस संपत्ति को और उस संपत्ति के हक पर के हक संबंधित सभी दस्तावेजों को जो विक्रेता कब्जे में हो, ऐसी सावधानी से संभाल कर रखे जैसे मामूली विवेक वाला स्वामी ऐसी संपत्ति और दस्तावेज को रखता है। एफ, ऐसे मांग किए जाने पर क्रेता
या उसके द्वारा निर्देशित किए गए ऐसे व्यक्ति को उस संपत्ति पर कब्जा दे, जैसा कि संपत्ति को प्रकृति के अनुसार दिया जा सकता है। जी, संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक सभी सार्वजनिक शुल्कों और किराए को, ऐसी संपत्ति पर सभी भार के ब्याज को जो ऐसी तारीख को देय हो, सभी का भुगतान, और सिवाय उस दशा में जहाँ की संपत्ति भार के अधीन बेची गई हो, संपत्ति पर उस समय वर्तमान सब भारों को मुक्त कर दे। तत्पश्चात हम जानेंगे अधिनियम की धारा 55 उपधारा 4 के तहत विक्रेता के अधिकार। जब तक विक्रय संपत्ति का स्वामित्व क्रेता के पास नहीं चला जाता, तब तक उस संपत्ति के किराए और लाभों का हकदार विक्रेता होगा। बी, जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व पूरा क्रय धन दिए जाने से पहले क्रेता को दे दिया गया है, वहाँ क्रय धन की कीमत या उसके भुगतान न किए गए शेष भाग के लिए उस तारीख से जिनको कब्जा प्रदान किया गया है, ऐसी कीमत या भाग पर ब्याज के लिए क्रेता या किसी भी अप्रतिफल अंतरिती या क्रय धन के भुगतान न किए जाने की सूचना रखने वाले किसी अंतरिती के हाथ में उस संपत्ति के भार का विक्रेता हकदार होगा। तत्पश्चात हम जानेंगे अधिनियम की धारा 55 उपधारा 5 के तहत क्रेता के दायित्व। संपत्ति में विक्रेता के हित की प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे विक्रेता जानता है, लेकिन जिससे उसके पास वह विश्वास करने का कारण है कि क्रेता नहीं जानता, और जिससे ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, तो क्रेता का दायित्व है कि विक्रेता को इसकी जानकारी प्रकट करे। बी, विक्रय के पूरा होने के समय और स्थान पर विक्रेता या उसके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को क्रय धन का भुगतान क्रेता करे, लेकिन जहाँ की संपत्ति भार से मुक्त बेची जाती है, वहाँ विक्रय की तारीख पर संपत्ति पर वर्तमान किन्हीं भार की कीमत क्रेता धन में से रख सकेगा, और इस प्रकार रखी गई रकम का भुगतान उन व्यक्तियों को करेगा जो उसके लिए हकदार है। सी, जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को दे दिया गया है, वहाँ संपत्ति के ऐसे नाश, क्षति या मूल्य में ऐसी गिरावट से जो विक्रेता द्वारा कारित न हो, उत्पन्न किसी हानि को क्रेता सहेजेगा। डी, जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को दे दिया गया है, वहाँ जहाँ तक कि क्रेता और विक्रेता के बीच का संबंध है, वे सब सार्वजनिक शुल्कों और किराए जो उस संपत्ति के बारे में देय हो जाए और जिन्हें किन्हीं भार के अधीन संपत्ति बेची गई है, उन मूलधन और उन पर उसके बाद ब्याज दे। इसके पश्चात हम जानेंगे अधिनियम की धारा 55 उपधारा 6 के तहत क्रेता के अधिकार। जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को मिल गया है, वहाँ संपत्ति में हुई किसी वृद्धि का या उस संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि का फायदा उठाने और उसके किरायों और लाभों का क्रेता हकदार होगा। बी, जब तक कि क्रेता ने संपत्ति का परिदान प्राप्त करने से अनुचित रूप से इनकार न कर दिया हो, विक्रेता और उससे प्राप्त अधिकाराधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के विरुद्ध संपत्ति में विक्रेता के हित के विस्तार तक किसी क्रय धन की उस कीमत का जो क्रेता ने परिधान से पहले पूर्वानुमान रूप से दे दी हो, और ऐसी कीमत पर ब्याज का भार उस संपत्ति पर डालने का हकदार होगा, तथा जबकि उसने परिधान प्राप्त करने के लिए उचित रूप से इनकार कर दिया हो, तब अग्रिम धन का भी यदि कोई हो, भार और संविदा का विशेष पालन कराने के लिए या डिक्री प्राप्त करने के वाद के उसके पक्ष में अधिनिर्णित खर्च का भी यदि कोई हो, तो भार उस संपत्ति पर डालने का हकदार होगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।